નમસ્કાર, હું તો બોલીશમાં હું રોનક પટેલ આપનું સ્વાગત કરું છું। આજે હું તો બોલીશનો 599મો એપિસોડ, આવતીકાલે 600 એપિસોડ પૂરા થશે એટલે લાગ્યું અલગ રંગરૂપની વચ્ચે આ કાર્યક્રમને લઈને જવું જોઈએ। સતત છેલ્લા 1-1.5 મહિનાથી આપ આ કાર્યક્રમ તેમજ દિવસભર જોતા રહો છો કે ચૂંટણીનો પ્રચાર કેવી રીતે ચાલી રહ્યો છે। તમામ નેતાઓ ભાષણ કરી રહ્યા છે, તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા થઈ રહી છે, પણ ક્યાંક એવું તો નથી ને કે આપણા ગુજરાતના જે મતદાતાઓ ઈચ્છી રહ્યા છે, જે મુદ્દે ચર્ચા થવી જોઈએ, જે મુદ્દે નેતાઓ પાસે અપેક્ષા હોય તે મુદ્દાઓને ક્યાંક ભટકાવવાનો તો પ્રયાસ નથી થતો ને, એ જાણવું સમજવું જરૂરી છે। કારણ કે આ ગુજરાતની ચૂંટણી લોકસભાની ચૂંટણી પહેલાંની સૌથી મહત્વની ચૂંટણી છે। આ ચૂંટણી એટલા માટે મહત્વની છે કે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહનું આ ગૃહ રાજ્ય છે। ભારતીય જનતા પક્ષે અત્યાર સુધીના તમામ રેકોર્ડ તોડવાનો સંકલ્પ કર્યો છે, પરંતુ અત્યાર સુધી જે કહેવાયું છે કે ત્રીજો પક્ષ નથી ચાલતો, એ તમામની વચ્ચે ત્રીજો પક્ષ એટલે કે આમ આદમી પાર્ટી ચર્ચામાં રહ્યો છે, એ હકીકત છે। મુદ્દાઓ બદલાયા છે એ પણ હકીકત છે, કેટલાક વિવાદો થયા છે એ પણ હકીકત છે, કેટલાક વિવાદો નેતાઓએ જાણી જોઈને ઊભા કર્યા છે તે પણ હકીકત છે। ગુજરાતભરની અંદર એબીપી અસ્મિતાના સંવાદદાતાઓ સતત રિપોર્ટિંગ કરતા રહ્યા છે। હવે માત્ર 5 દિવસ બચ્યા છે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ ગુજરાતની ચૂંટણી ઉપર દેશભરનું ધ્યાન છે। દેશભરના અલગ અલગ માધ્યમોના વરિષ્ઠ સંવાદદાતાઓ પણ ગુજરાતમાં આવી ચૂક્યા છે। તમામ લોકો પોતપોતાની રીતે આ ચૂંટણીનું વિશ્લેષણ કરે છે। મેં પણ આ પ્રયાસ કર્યો। અત્યાર સુધી અનેક નેતાઓને બોલવા દીધા, અનેક નેતાઓને આ પ્લેટફોર્મ પણ આપ્યું તેમની વાત મૂકવાનું, પરંતુ આજે લાગ્યું કે નહીં, જમીન ઉપર જે ચાલી રહ્યું છે, મારો ગુજરાતનો નાગરિક મતદાતા જે ઈચ્છે છે એ વાતને સામે લાવવી જોઈએ। અને એટલે જ મારા તમામ એ વરિષ્ઠ સહયોગીઓને હું આજે કાર્યક્રમમાં જોડી રહ્યો છું જે નેશનલ મીડિયા સાથે જોડાયા છે, વર્ષોથી માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ દેશભરના પ્રદેશોનું રિપોર્ટિંગ કરતા રહ્યા છે। જી હા, રૂબિકા લિયાકત મારા વરિષ્ઠ સહયોગી છે, તે પણ જોડાઈ રહ્યા છે। अभिषेक भाई ये पण जोड़ाए रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रूबिका, आप लंबे अरसे से गुजरात में रही है, देश भर का आपने रिपोर्टिंग भी किया है, आपने क्या देखा? सही में जो नागरिक चाहते हैं, जो मतदाता चाहते हैं, उसी लाइन पे प्रचार प्रसार हो रहा है या मुद्दों को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मुद्दों के माने क्या होते हैं? वो जो जनता के सरोकार से ताल्लुक रखते हो, जनता से सरोकार रखते हो, और वो मुद्दे जमीन पर लोग कहते तो हैं, जैसे महंगाई, क्या ये मुद्दा है? हाँ, महंगाई मुद्दा है। यहाँ गुजराती भाषा में कहते हैं ना, गैस का बाटला यानी गैस सिलेंडर, क्या ये मुद्दा है उसके महंगे होने का? हाँ, ये मुद्दा है, ये बात वो मानते हैं। रोजगार ना मिलना, क्या ये मुद्दा है? हाँ, ये मुद्दा है। लेकिन क्या इस गुजरात के चुनाव में वो उस केंद्र में पहुंच पा रहे हैं मजबूती से? ये हमें लगा नहीं। इसका जिक्र वो जरूर कर रहे हैं, और ये आम जनता जो है रौनक भाई, वो आम जनता इसका जिक्र कर रही है कि हाँ, दिक्कत हो रही है, हमें थोड़ी परेशानी है, हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन इस दिक्कत को सुलझाएगा कौन, उसका भी आंसर, उसका जो जवाब है उनके पास मौजूद है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें सामने और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, रोजगार हमें चाहिए तो यही हमें दे पाएंगे। मोदी का नाम आते ही वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम इसको झेल लेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं, हमें तो बदलाव इस वक्त चाहिए। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो मुद्दे आम आदमी को अपनी ज़िंदगी संवारने और बनाने के लिए जिनको आगे रखना चाहिए, नेता बहुत चालाकी से उन मुद्दों को मोड़ देते हैं और हम उसी पर चर्चा करते रह जाते हैं, जनता वही देखती और ताकती रह जाती है। अभिषेक भाई, हर कोई चाहता है कि महंगाई पे बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात हो, डेवलपमेंट पे बात हो, जो डेवलपमेंट हुआ उसकी बात बीजेपी के लीडर्स करें, जो रोजगार दिए उसकी बात करें, जो कमी है उसकी बात विपक्ष उठाए। आपने क्या देखा? सही में उन्हीं मुद्दों पर नेता प्रचार प्रसार करते हैं या जानबूझकर ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं जिससे जो मूल मुद्दे हैं, जो सही में मुद्दे चर्चा होनी चाहिए, उसे मतदाताओं को भटकाने का प्रयास किया जाता है? रौनक भाई, एक बात तो एकदम क्लियर समझ में आ रही है, जब से मैं गुजरात में हूं, यहाँ पर 1 महीना करीब मुझे हो गया है, यहां पर अभी तक एक कोई ऐसा मुद्दा आ ही नहीं पाया है सामने जो इस चुनाव को ड्राइव करता हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं आ पाया, और उसकी वजह यह है कि मुझे ऐसा लगता है
कि मुद्दा एक ही है कि क्या गुजरात की जनता में ऐसी कोई अंदर की आंधी चल रही है, ऐसा कोई फीलिंग चल रही है कि वो सरकार को बदल सकती है? क्या बदल सकती है? तो एक अपने आप में वही एक मुद्दा एंटी इनकम्बेंसी अगर वो है, या फिर अगर उसको कोई उभार सकता है, अगर वो दम कांग्रेस में है, वो दम आम आदमी पार्टी में, जिसे कहते हैं डिसरप्शन, कोई डिसरप्शन कर सकता है, यानी कि कोई बिखराव कर सकता है क्या? एक ही मुद्दा मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ये दम किसी के अंदर है तो आप समझ लीजिए कि वो मुद्दा निर्णायक मुद्दा बनेगा, वरना ये महंगाई, करप्शन, भ्रष्टाचार, आचार संहिता का उल्लंघन, भड़काऊ बयान, ये सब सीजनल हैं, ये हर चुनाव में सीजन आता है। लेकिन मुद्दा यही है, और जितना मैं यहां घूम रहा हूं रौनक भाई, दिक्कत इसी पर आ रही है कि मुझे वो विल पावर नजर नहीं आ रही है कि कोई बदलाव कर सके या कोई बदलाव के लिए लड़ रहा हो। वो जो जिसे कहते हैं कि किलर इंस्टिंक्ट, कि अब लड़ रहे हैं तो सरकार के, जैसे 2017 के चुनाव में जो हमने देखा था कि वो अनामत आंदोलन चला, वो 3 लड़के सामने आए और जनता उनकी ओर से भी जम करके आ रही थी, राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे, तो लग रहा था कि इस बार कुछ ना कुछ हो जाएगा। जो उस समय की लड़ाई थी, और बीजेपी बड़े बड़े परेशान में थी, बड़े तनाव में थी, लेकिन इस बार तो कंफर्ट फैक्टर है, बीजेपी के अंदर वो परेशानी नहीं है, विपक्ष के अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं है, एकदम सादा। जैसे लग रहा है कि गुजराती थाली में इतने सारे व्यंजन होते हैं, लजीज व्यंजन होते हैं, यहां तो एकदम लग रहा है कि एकदम वो रोटी और सब्जी के अलावा तीसरा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इतना सादा मामला दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ विकास भदौरिया भी जुड़ चुके हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। विकास भाई, आपका बहुत स्वागत है। आप ट्रैवल करते करते विकास जो है वो दक्षिण गुजरात से गांधीनगर की ओर आ रहा है। अब दक्षिण गुजरात में देखते रहे, सही में विकास के जो मुद्दे हैं उसकी चर्चा दक्षिण गुजरात में होती है, या जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से जो विवाद शुरू हुआ है 75 लाख वाला, उसकी बात होती है? देखिए, जाहिर तौर पर देखिए, जो जनता के मुद्दे हैं वो तो जनता के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन जनता के जो मुद्दे होते हैं उनको उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती है रौनक भाई? वो जिम्मेदारी होती है विपक्ष की। और यहाँ पर विपक्ष जो है उन मुद्दों को उठाता नहीं दिख रहा है। क्यों हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि इस बार मुद्दे गायब हैं, इस बार नीरस हो गया है चुनाव, इस बार चुनाव लड़ती हुई पार्टियां दिख नहीं रही हैं, क्योंकि विपक्ष उन जनता के मुद्दों को आवाज ही नहीं दे पा रहा है, दम ही नहीं दे पा रहा है, जो जनता बदलाव करने के लिए अपने मुद्दों के दम पर किसी नेता को चुनती है। और यही वजह है कि पिछली बार जब विकास गांडू थयो छे नारा दिया गया था, तो देखिए इस बात को विपक्ष ने जोर शोर से उठाया था और बीजेपी को लेने के देने पड़ गए थे। बमुश्किल 99 सीटें जीत पाए थे शहरी सीटों के दम पर। देहात में बुरा झटका लगा था। आपको याद है एसटी सीटें, उन पर बुरा झटका लगा था। 15 सीटें जो एसटी की हैं, आदिवासियों की, उसमें कांग्रेस जीती थी 27 में से, और 9 सीटों पर उस बार बीजेपी जीत हासिल कर पाई थी। तो देहात की सीटों पर लगातार बीजेपी को झटके लगते गए, क्योंकि वहां डेवलपमेंट उस तरह से नहीं पहुंच पाया जैसा शहरों में हुआ था। लेकिन इस बार इस मुद्दे को विपक्ष कहां उठाता दिख रहा है? इस बार विपक्ष जो है वो दबे कुचले प्रचार कर रहा है, गली गली जाकर, घर घर जाकर प्रचार कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो अपना चुनाव था वो समय से पहले उठा लिया। जब चुनाव पीक पे आता है और फ्लोटिंग वोटर जो है वो डिसाइडिंग टाइम पीरियड में पहुंचता है कि किसको वोट करना है, उस समय आम आदमी पार्टी भी जमीन से अब फिजल आउट होना शुरू हो चुकी है। तो मुद्दे तो जाहिर तौर पर जमीन पे हैं, लेकिन उन मुद्दों को आवाज देने वाला कोई नेता नहीं है, लीडर नहीं है। और इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हमारे लिए तो ये चुनाव कठिन नहीं है, आसान है। हालांकि हम चुनाव को कठिन बना के ही, मान के ही लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से बड़े नेताओं का आना या लीडरशिप का उभर कर अपने दम पर जनता के मुद्दों को उठाना, और ऐसे उठाना कि हर कोई उस मुद्दे की चर्चा करे, वो आवाज विपक्ष की इस चुनाव से गुम है। विकास भाई, क्योंकि आप सूरत से आ रहे हैं, हीरो की नगरी है, आपने क्या देखा? डायमंड कारोबारियों के चेहरे पर अभी भी चमक है? चमक बढ़ी है, चमक कम हुई है? साथ में मुझे यह भी जानना है, क्योंकि सूरत 2017 में सूरत ने ही बीजेपी को कह सकते हैं कि सरकार बनाकर दिया था, लेकिन उसके बाद नगर निगम के जो चुनाव हुए, लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, वहां आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी। क्या इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री होना बीजेपी के नेताओं के चेहरे की चमक को फीका कर रहा है?
कि देखिए आम आदमी पार्टी का निश्चित रूप से बेस बढ़ा है सूरत में, क्योंकि पिछले स्थानीय निकाय के चुनाव में उसने 27 पार्षदों को जितवाया था वहां से, और उसमें वो लोग थे जिन्होंने अनामत आंदोलन से निकलने के बाद कांग्रेस की तरफ से मायूस हो गए थे, और मायूस होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया था। लेकिन आप ये देखिए कि उस समय वोटिंग भी बहुत कम हुई थी, सिर्फ 30% मतदान सूरत शहर में हुआ था। लोगों की रुचि नहीं थी, उनको लग रहा था कि हाँ जो भी जीते उनको मतलब नहीं है। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, उससे पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने, जो सूरत शहर को माना जा रहा था कि अनामत आंदोलन का सबसे बड़ा गढ़ है, पाटीदार आबादी सबसे ज्यादा है, वहां से बीजेपी साफ हो जाएगी, 12 की 12 सीटें जीत के आई थी। लेकिन यहाँ पर पाटीदार आबादी कौन है? वो व्यापारी है। तो व्यापारी जो है वो अपने बिजनेस को देखेगा, व्यापारी की बिजनेस की सुरक्षा जो कानून व्यवस्था है उससे जुड़ी होती है, और कानून व्यवस्था कौन ज्यादा दुरुस्त रख सकता है, ये पिछले 20-25 सालों में व्यापारियों ने देखा है। नई पीढ़ी जरूर इस बात को नहीं एहसास करती है, जानती है, तो उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जोर लगाती हैं कि वो नई पीढ़ी को भरोसा दिला सकें कि हम इससे अच्छी कानून व्यवस्था दे सकते हैं। बीजेपी कोशिश करती है कि पुराने दौर की बात आप याद रखिए, नई पार्टी आ गई तो फिर पुराना दौर लौट के आएगा। व्यापारी को उसके व्यापार की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, ये पहला मुद्दा है। इसलिए सूरत में आपने देखा कि पिछले चुनाव में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने बुरे हालात में भी जीत हासिल की थी। इस बार की अगर बात कहें हम, तो एक सीट है सूरत शहर की 12 सीटों में से, वराछा सीट है, वो जरूर कठिन है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कांटे का मुकाबला है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी वहां पर बहुत अच्छी ताकत से लड़ रही है। एक और सीट है 84, जहां पर बीजेपी ने अपनी सिटिंग महिला कैंडिडेट का टिकट काटा है, और वहां पर एक देसाई उम्मीदवार उतारा है जिसके सिर्फ 3000 वोट हैं। जिस कोल जयंतीबेन का टिकट काटा, वो कोल आबादी से आती हैं, कोली आबादी से आती हैं, उनके 1 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को वहां लग रहा है कि जो मतदाता है वो बीजेपी का मतदाता है, देसाई कैंडिडेट को भी जिताएगा। बाकी 10 सीटों पे बीजेपी बहुत मजबूत है वहां पर, और ये कहा जा सकता है कि हीरा व्यापारी की आंखों में वो चमक जो है हीरे की अभी भी बरकरार है। બિલકુલ વિકાસભાઈ, આપકા बहुत बहुत શુક્રિયા. ફરી એકવાર જઈશું સૌરાષ્ટ્ર. મનોજ્ઞા મારી સાથે જોડાયા છે. મનોજ્ઞા છેલ્લા કેટલાક સમયથી ધરમ કરમ નામની એક સિરીઝ કરી રહ્યા છે, અને એનો મતલબ એ છે કે ગુજરાતમાં ધર્મ અને સાથે કરમ. मनोज्ञा, आपको क्या लग रहा है? आप सीरीज तो कर रही हैं, जगह जगह घूम भी रही हैं, खास करके सौराष्ट्र में धर्म करम का काफ़ी अहमियत भी है। ये धर्म करम जो है, राजनेताओं के धर्म करम किसको फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है? क्या धर्म करम यानी कि सही में धर्म का जो काम किया है उसको लेकर प्रचार किया जा रहा है, करम यानी कि जो सही में कर्म किए नेताओं ने उसको लेकर प्रचार किया जा रहा है, या सिर्फ ज्ञातिवाद और हिंदू मुस्लिम वाले जो मुद्दे होते हैं उसको आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बहुत दिलचस्प बात कहूंगी कि मैं जिस सीट पर हूं आज कवरेज के लिए, मोरबी में, यहाँ पर पटेल वर्सेस पटेल है। तो रौनक पटेल के साथ जब हम ये शो कर रहे हैं तो इससे बेहतर कौन समझेगा कि पटेल यूनिटी और पटेल डिवीजन का कितना बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन मेरे शो की बात, धर्म करम चुनाव गरम, ये बात हमें तब समझ में आती है जब हम इलाकों में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आपके लिए धर्म और कर्म में क्या ज्यादा जरूरी होता है। जब बात धर्म की होती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो किस पार्टी का नाम ले रहे हैं या किस पार्टी की बात कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर और बहुत ज्यादा मददगार भी होगा, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर का इशू का इम्पैक्ट गुजरात में देखा जा रहा है, या बाकी सारे मुद्दों की बात जब हो रही है, तो वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। खास तौर से जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पर आप ये मान लीजिए कि गुजरात के जितने लोग आते हैं ना, वो तो कहते हैं कि हमारे लिए धर्म बहुत बड़ी बात है। लेकिन युवा वोटर कहते हैं कि हमें कर्म में ज्यादा विश्वास है और हमें कर्म की ज्यादा जरूरत है। सर्विस क्लास में नाराजगी दिखती है कि हमें कर्म चाहिए, हमें सैलरीज, या हमें जो महंगाई है, या खराब सड़कें हैं, या फिर ये सारे मुद्दे हैं जिनकी बातें उठती हैं। खराब सड़कें बहुत रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में हैं, जैसे मोरबी का रास्ता हो, कच्छ का बहुत सारा रास्ता है, या फिर इधर इस सौराष्ट्र इलाके का बहुत सारा रास्ता है जो खराब है। लेकिन डेवलपमेंट आपको समुद्र किनारे भी बहुत दिख रहा है।
हम द्वारका गए, हम सोमनाथ गए, हम सूरत गए, अहमदाबाद गए या बाकी सारे इलाके जब देखे हैं तो वहां पर धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि अगर आप रिमोट इलाके में आ रहे हैं तो वो आपको एकदम गांव जैसी फीलिंग देगा। हालांकि बीजेपी ये बखूबी जानती है कि सौराष्ट्र में पिछली बार जो नंबर घटे थे और नंबर खराब हुए थे, जैसे कि मोरबी सीट अपने आप में 2017 में कांग्रेस ने जीती थी, यहां से मिर्जा साहब जीते थे, लेकिन अब इस बार क्योंकि उम्मीदवार बदल दिया गया, क्योंकि भले ही वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हों, मंत्री बन गए हों, लेकिन उसके बावजूद इस बार पत्ता काट दिया गया क्योंकि मोरबी हादसे का इम्पैक्ट इलाके में कम से कम उस आक्रोश को डिफ्यूज करने के लिए देखा जा रहा है। मनोज्ञा, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता था। मनोज्ञा, मैं उसी मुद्दे पर आना चाहता था। आपने रौनक पटेल की बात की, पटेलों के बेल्ट की बात की, तो वहां जयसुख पटेल भी है। जो ब्रिज का हादसा हुआ था वो जयसुख पटेल आज भी गिरफ्त के बाहर है। क्या उस मुद्दे की असर वहां नजर आ रही है? क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं थे, उसको चल के मेरे गुजरात के 140 बच्चे मरे, 140 लोग मरे। जी बिल्कुल, और ये आंकड़ा अब तो भले ही ये सरकारी किताबों में सिर्फ आंकड़े के तौर पर हो, लेकिन हम उन परिवार वालों से मिले जिनके लोग मर गए हैं, जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया है। इतनी नाराजगी है, कई परिवार तो ऐसे हैं जहां कोई सरकार से, प्रशासन से या पार्टी से मिलने ही नहीं आया है। तो आप सोचिए, भले ही ये 30 अक्टूबर की या उस पिछले महीने की घटना हो और अभी तक अगर कोई मिलने नहीं आया है, तो क्या ये अनदेखा है किया जा रहा है इन लोगों को, इस मुद्दे को, या उन विक्टिम्स को कि उनके पास जाएंगे तो हो सकता है नाराजगी हो। अब आप ये बात सोचिए कि 6 लाख का मुआवजा जिस परिवार को मिला हो जिसके 6 लोग मर गए हों, उसके लिए 36 लाख के कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार चला गया, जिस शादी की तैयारी हो रही थी वो नहीं हुई, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी एक बात जरूर मैं कहूंगी कि जैसे कांतिलाल अमृतिया को यहाँ पर टिकट दिया गया है, तो वो ये ध्यान में रख के दिया गया है कि क्यों पुराने उम्मीदवारों को हटा कर दिया जाए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो जिस तरह से मैदान में कूदे हैं, उनको जितना फायदा इस सीट पर मिलने वाला है। हालांकि अभी हम जामनगर होकर आए, और अगर मैं आपको जामनगर का बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं कि रविंद्र जडेजा अलग कैंपेन कर रहे हैं, रीवा जडेजा अलग कैंपेन कर रही हैं, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों से मिल सके। हालांकि वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो भी जडेजा हैं, और वो जिस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, घर घर जाकर ये कहकर कि सेलिब्रिटी बाहर का है और हम घर वाले हैं, तो बाहरी और घर का मुद्दा भी है बीजेपी के लिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप एक स्टार उम्मीदवार को उतार दे रहे हैं और उसके साथ कैंपेन कर रहे हैं तो उसका फायदा है, लेकिन ऑल सेड एंड डन बीजेपी ये बखूबी जानती है कि उनके पास जो संगठन है, उनके पास जिस तरह का पावर है इस्तेमाल करने के लिए, ग्राउंड जमीन स्तर पर सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, अपने सारे मुख्यमंत्री को पार्टी में ने यहाँ पर झोंक दिया है हर रोज रैली करने के लिए। और आज ही आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री का वीडियो भी वायरल हो रहा है कैंपेन और रैली करते हुए। तो जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं होती हैं, पन्ना प्रमुख से शुरू होती हैं, बूथ से शुरू होती हैं, जिसका एडवांटेज बीजेपी को गुजरात में बहुत ज्यादा है। और नरेंद्र मोदी का चेहरा, मैं आपको बताऊं, किसी से भी मिल लीजिए, हमारे नरेंद्र भाई, चुनाव स्टेट का है लेकिन नाम प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रूबिका, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि बात धर्म कर्म की भी हो रही थी, कर्म की करें तो अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों को लेकर गुजरात आए हैं और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कर्म किए हैं, तो गुजरात से गए, दिल्ली गए, नरेंद्र भाई और अमित शाह भी गुजरात मॉडल की, यानी कि गुजरात के कर्मों की बात करती है। आपने दोनों स्टेट देखे, देखिए हम लोग तो जो भी खबरें आती है वहां से दिल्ली मॉडल को देख पाते हैं। आपने क्या देखा, कर्म किसके अच्छे हैं या तो किनके कर्म से मतदाता प्रभावित नजर आ रहा है? मैं अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में, हार्दिक पटेल के वीरमगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, अल्पेश ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई हूँ मैं, बापू नगर भी हम लोग होकर आ गए हैं, और वो तमाम लोग जो इन चुनावों में किसी ना किसी तरीके से असर डाल सकते हैं, उन सबसे हमारी बात हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण वोटर्स हैं। रौनक भाई, हमें इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना होगा कि जब आप ज़मीन पर उतरते हैं तो वो आदमी, वो जो वोटर है जिसको वोट डालना है, वो किसे मुद्दा बना रहा है। आप माने कि ना माने, आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है और कईयों को ये बात पसंद आ सकती है, लेकिन गुजरात के चुनाव में कोई और नहीं है, मुद्दा मोदी है। गुजरात का वो गुजरात गृह राज्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आप लोगों से पूछिए कि आपको काम कैसा लगा,
तो वो खुद से बोलने लगते हैं मोदी का काम हमें पसंद है। आप वोट किसे डालेंगे? वो भूपेंद्र पटेल का जिक्र नहीं करते हैं, वो यहाँ के पाटिल साहब का जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उनका जिक्र नहीं करते हैं, वो किसी मंत्री का नाम नहीं लेते हैं, वो सीधा सीधा मोदी से इस पूरे के पूरे चुनाव को जोड़ रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं मॉडल की, जिसका आपने जिक्र किया। मैं अटल ब्रिज पर बार बार जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ कि आप मुझसे कहें कि रूबिका 9 बजे का तुम्हें मास्टर स्ट्रोक करना है या 5 बजे की हुंकार भरनी है, तो मुझे एक बढ़िया लोकेशन चाहिए होगी, मुझे एक बढ़िया जगह चाहिए होगी जहां लोग फरवा माटे आवे, घूमने के लिए आते हैं जो। तो वो जगह क्या है? आप पूरे अहमदाबाद में घूमिए। अगर आप सिद्दी मस्जिद के वहां पर जाना चाहते हैं तो इतना ट्रैफिक है कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। आप किसी और इलाके का जिक्र करेंगे, आप वहां नहीं जा सकते। लेकिन सड़कें हाँ बनी हैं, गाड़ियां चल रही है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाँ सच में हो रहा है। अटल ब्रिज, वो साबरमती जो नाला हुआ करता था, वहां पर जो दारू पीने और ड्रग्स रैकेट चलने की बात हुआ करती थी, जहां गंदगी का अंबार लगा रहता था, आज वहां पर लोग फरवा माटे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ वाकई आ रहे हैं। अब उस मॉडल को बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बीजेपी वो काम कर रही है। रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल अपने शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, मनीष सिसोदिया बार बार उसका जिक्र करते हैं। वो बात करते हैं कि हमने यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक्स जो हैं वो बना दिए हैं। इन दोनों के कुछ साइड में अगर एक सेकंड के लिए रख दिया जाए तो यमुना नदी दिखाई जाती है, बार बार यमुना नदी दिखाई जाती है, और कहा जाता है कि आपने वादा किया था, आपने कसम खाई थी। क्या उसे साफ किया है? बीजेपी जानती है कि कौन सी वो दुखती रग है जिसको दबाना है, और वो बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर्म के नाम पे भी करती है, धर्म के नाम पे भी कर रही है, और मुद्दों के नाम पर। क्या जनता को ये बात वो हजम कर पा रहे हैं, या उनको इस बात से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं? हाँ, वो कनेक्ट कर पा रहे हैं। गुजरात में तो दिख रहा है रौनक भाई। अभिषेक भाई देखिए, मोदी की बात हो गई, पीएम मोदी की बात हो गई, अमित भाई शाह की बात हो गई, अरविंद केजरीवाल की बात हो गई, लेकिन आप लगातार फॉलो करते रहे ओवैसी को। आपको क्या लग रहा है, ओवैसी की पार्टी जो है वो सीरियसली चुनाव लड़ रही है? क्योंकि जो भी बातें होती है ट्रायंगुलर वाली बातें होती है, चौथी पार्टी की बात नहीं होती। और आपका अनुभव क्या कहता है, ये जो चौथी पार्टी जो भी है, जितनी भी बैठकों पर है, किसको फायदा पहुंचाने के लिए, किसको नुकसान करवा सकती है? देखिए रौनक भाई, जहाँ तक ओवैसी की बातें करेंगे तो एक बात बहुत ही क्लियर है कि उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई बड़ी पिन पॉइंटेड बनाई है। 13 सीटें शुरू वो आए थे, उनका मैं कई बार यहाँ इंटरव्यू कर चुका हूँ। शुरू में जब बात की थी, उनका और उनके प्रदेश अध्यक्ष का मानना था करीब 35 सीटें उन्होंने आइडेंटिफाई की लड़ेंगे, लेकिन नहीं, वो जीरो इन करके 13 पर आए हैं। और 13 वो सीटें हैं, आए थे 14 पर, एक उनका उम्मीदवार छिटक करके कांग्रेस के पाले में चला गया, वो एक दुर्घटना, राजनीतिक दुर्घटना हो गई जो चुनाव में होती रहती है। तो अब 13 बची हैं। अब वो 13 में पूरी ताकत लगा रहे हैं। यहां पर अहमदाबाद, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको जमालपुर की सीट का, जहां से साबिर काबिलियावाला उनके प्रदेश अध्यक्ष खुद उम्मीदवार हैं। असदुद्दीन ओवैसी उस सीट को बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं वेजलपुर का। वेजलपुर से वहां की उनकी एक जैनब शेख उनकी काउंसलर उम्मीदवार हैं। मैं वहां गया और मैंने देखा कि हैदराबाद से ओवैसी साहब के कारपोरेटर वहां आए हुए हैं, और वो कारपोरेटर बाकायदा लगे हुए हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो इन 13 सीटों पर उनकी ये कोशिश है कि हम वोट शेयर ले आएं, और जमालपुर जैसी सीट पर कोशिश करें कि हम जीत भी लें। तो वो उनकी, मैं ये दावे से आपको कह रहा हूं कि उनकी कोशिश में कहीं कोई कमी नहीं है। वो टोकेनिज्म नहीं लड़ रहे हैं, वो दिखाने के नहीं लड़ रहे हैं। दिखाने की लड़ना होता तो शायद वो लड़ जाते 50 सीटों पर। 13 सीटें वेल आइडेंटिफाइड हैं, उसकी पूरी तैयारी हो गई है। वहां का जो डेमोग्राफी है, वहां का जो जनसांख्यिकी संतुलन है, उसकी रीडिंग है, वहां के लिए पर्यवेक्षक तैयार किए गए हैं, वहां लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। तो वो यही साबित करना चाहते हैं कि अगर गुजरात में उनको वोट कुछ आ गए तो उसी को आगे बढ़ा करके वो अगली लड़ाई लड़ेंगे। गुजरात उनके लिए मंजिल नहीं है, लेकिन गुजरात उनके लिए एक बड़ा पायदान हो सकता है अपनी मुस्लिम वोटों की जो राष्ट्रीय आकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए, कि हम इकलौते ही उसके सबसे ईमानदार पैरोकार, इसलिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ખેર, કેમ કે પહેલા તબક્કાનું મતદાન સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં થવાનું છે, ત્યારે સૌરાષ્ટ્રનો હાલ પહેલા જાણવો જરૂરી છે, કારણ કે સૌરાષ્ટ્ર 2017માં ભારતીય જનતા પક્ષ માટે ઘણું ચિંતાનું કારણ બન્યું હતું, કોંગ્રેસ માટે સારું પરિણામ આપનારું મળ્યું હતું। પરાક્રમસિંહ જાડેજા મારી સાથે જોડાય છે। પરાક્રમસિંહ, સૌરાષ્ટ્ર અને રાજકોટની શું હાલત છે? રોનકભાઈ, સૌરાષ્ટ્રની અંદર બરાબરનો ચૂંટણી જંગ જામ્યો છે। ત્યારે જો સૌરાષ્ટ્રની બેઠકોની વાત કરવામાં આવે તો સૌથી વધારે રસાકસીવાળી જો બેઠક છે તો ગીર સોમનાથની બેઠક છે, ત્યાં ત્રિપાખ્યો જંગ છે।
સાથે સાથે વાત કરવામાં આવે તો આ તરફ દ્વારકાની જે બેઠક છે ત્યાં પણ જે રસાકસી જોવા મળી રહી છે ને સમગ્ર ગુજરાતની જેના પર નજર છે તે ખંભાળિયા બેઠક પર કે જ્યાંથી આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રીના ચહેરા ઈશુદાન ગઢવી લડી રહ્યા છે અને સામે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા કહી શકાય, પીઢ આગેવાન કહી શકાય અને જેમને રાજકારણ ગોળીને પી ગયા છે એવા નેતા વિક્રમભાઈ માડમ છે, તેમની બંને વચ્ચે અને ત્યાં પણ ત્રિપાખીયો જંગ છે. ત્યારે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની આ બેઠક પર નજર છે. જો રાજકોટની વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટની ગોંડલ બેઠક છે, ત્યાં પણ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની આ હાઈ પ્રોફાઇલ બેઠક છે અને ત્યાં પણ સમગ્ર રાજ્યની નજર છે. બે કદાવર નેતા અને બાહુબલી નેતા કહી શકાય તેવી પૂર્વ બેઠક પર સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની નજર એટલા માટે છે કે ભાજપમાંથી ઉદય કાનગડ મેદાનમાં છે તો કોંગ્રેસના કદાવર નેતા ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરુ બંને વચ્ચે જંગ છે. પરંતુ આ બેઠક પર આમ આદમી પાર્ટીના રાહુલ ભુવા કેટલા મત લઈ જાય છે તેના પર આખું ચૂંટણી ચિત્ર જે છે તે સ્પષ્ટ થશે આ બેઠકનું. 2017ની જે ચૂંટણી હતી તેની અંદર પાટીદાર અનામત આંદોલનને લઈને અમરેલીમાં સૌથી વધારે ખોટ ગઈ હતી. આમ તો સૌરાષ્ટ્રભરની અંદર ભાજપને મોટા પ્રમાણમાં ખોટ ગઈ હતી. 28 જેટલી બેઠકો જે કોંગ્રેસે કબજે કરી હતી અને ભાજપને ઓછી બેઠક મળી હતી. પરંતુ આ વખતે આમ આદમી પાર્ટી કોને નુકસાન કરે છે અને કોને ફાયદો કરાવે છે તે સૌથી મોટો મુદ્દો છે. મુદ્દાની રાજનીતિ ચાલે છે કે કયા પ્રકારની રાજનીતિ ચાલે છે તેને લઈને આગામી 1 તારીખે લોકો મતદાન કરવાના છે અને 8 તારીખે તેનું રિઝલ્ટ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં બીજેપીને નુકસાન ગયું હતું, પરંતુ દક્ષિણ ગુજરાતથી બીજેપીને જબરજસ્ત ફાયદો મળ્યો હતો. બીજેપી માટે એક ગઢ બચાવવો નાકની લડાઈ છે. તો બીજી તરફ કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી બંને જબરજસ્ત સુરતમાં મજૂરી કરી રહ્યા છે, મહેનત કરી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટીને સુરતનો વરાછા, કતારગામ સહિતના વિસ્તારો દેખાઈ રહ્યા છે. ધનરાજ બાગલે જોડાય છે. ધનરાજ, સુરતમાં કોની સુરત ઉપર એટલે કે કોના ચહેરા ઉપર હસી જોવા મળશે? હાલ સુરતમાં રાજકીય સ્થિતિ છે શું? જી બિલકુલ રોનકભાઈ, એમ જોવા જઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાત છે એ ભાજપનું ગઢ માનવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે ત્રિપાખીયો જંગ છે ત્યારે ભાજપ માટે 3 બેઠકો ઉપર કપડા ચઢાણ જરૂર જોવા મળશે. કારણ કે અહીં 3 બેઠક ઉપર આમ આદમી પાર્ટીના પાસના કન્વીનરો મેદાને છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો સુરત શહેર અને જિલ્લા સહિત કુલ 16 બેઠકો છે અને 16 બેઠકો પૈકી 15 બેઠક 2017માં ભાજપના ફાળે ગઈ હતી, જ્યારે માંડવીની 1 બેઠક હતી એ કોંગ્રેસના ફાળે ગઈ હતી. પરંતુ અત્યારનો માહોલ સ્પષ્ટ જોવા મળી રહ્યો છે કે કોંગ્રેસ, ભાજપ અને આમ આદમી પાર્ટી આ 16 બેઠક ઉપર અત્યારે ઉમેદવારી કરી ચૂક્યા છે. ત્યારે ટક્કર જોવા મળી રહી છે 3 બેઠકો ઉપર. ખાસ કરીને વાત કરીએ વરાછા વિધાનસભા, કતારગામ વિધાનસભા અને ઓલપાડ વિધાનસભા. ઓલપાડ વિધાનસભા મુકેશ પટેલ છે જેઓ મંત્રી હતા, તેમની સામે પાસના કન્વીનર ધાર્મિક માલવિયા છે. એ જ રીતે વાત કરવા જઈએ કતારગામ વિધાનસભાની તો કતારગામ વિધાનસભામાં વિનુ મોરડિયા એ પણ મંત્રી છે. એમની સામે ગોપાલ ઇટાલિયા ગુજરાત પ્રદેશ આપના પ્રમુખ છે, તેઓ મેદાને છે. અને જે રીતે અત્યારે હાલ વાત કરીએ વરાછાની તો વરાછાના પૂર્વ મંત્રી છે કુમાર કાનાણી. કુમાર કાનાણીની સામે ખુદ અલ્પેશ કથિરિયા જે પાસના કન્વીનર છે તેઓ ઊભા છે. એટલે 3 પાસના કહી શકાય એમનો ભૂતકાળ રહેલો છે અને તેમની ઉમેદવારી છે. જો કે બંને જણા અત્યારે હાલ દાવો કરી રહ્યા છે. આમ આદમી પાર્ટી આ 3 બેઠક પર દાવો કરી રહી છે કે તેઓ જીત હાસિલ કરશે, જ્યારે ભાજપ પોતાની બેઠક જાળવી રાખશે તેવી વાત કરી રહી છે. જો કે મતપેટી ખુલશે ત્યારે જ ખ્યાલ આવશે કે કયો ઉમેદવાર ક્યાં જાય છે. ઈવીએમથી જ ખબર પડશે. પરંતુ સુરતની નાકની લડાઈ એટલે છે કે બીજેપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ પણ સુરતથી છે અને આમ આદમી પાર્ટીના પણ સુરતથી છે. જો કે આદિવાસી બેલ્ટ ઉપર જબરજસ્ત પકડ જમાવવા માટે કોંગ્રેસના કેટલાક નેતાઓને બીજેપી પોતાની તરફ પહેલેથી જ લાવી ચૂક્યું છે. ક્યાં ખોવાયા ચૂંટણીના મુદ્દા? એક ગુજરાતના નાગરિક તરીકે, ગુજરાતના રિપોર્ટર તરીકે મારા જે ગુજરાતના રિપોર્ટર્સના ઇનપુટ્સ મળે છે એ હકીકત છે. મૂળ મુદ્દા ખોવાયા છે અને અનાપ શનાપ નિવેદનો, એકબીજા વિરુદ્ધની બયાનબાજી જાણી જોઈને મુદ્દાને ભટકાવે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે શું આખા દેશમાં આ પેટર્ન છે? શું ક્યાંક એવું તો નથી ને? હું વારંવાર બોલું છું કે આ પ્રકારની હેડ સ્પીચ ગુજરાતમાં ન ચાલે, ગુજરાતની અસ્મિતાને કલંકરૂપ આ હેડ સ્પીચ છે. પણ શું ક્યાંક હું તો અતિશયોક્તિ નથી કરતો ને? ક્યાંક એવું તો નથી ને કે ગુજરાતના નેતાઓ કમસે કમ
બીજા પ્રદેશના નેતાઓ કરતાં શાલીન છે એ જ જાણવું જરૂરી છે। એટલે જ મારી સાથે રૂબિકા લિયાકત પણ જોડાયેલા છે, अभिषेक भाई પણ જોડાયા છે। अभिषेक भाई आपसे जानना चाहूँगा, जितने भी बयान आते हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी शांति प्रिय लोग हैं, शालीनता से बात करते हैं, सहजता से बात करते हैं, क्योंकि बापू के प्रदेश के हैं, तो दर्द होता है कोई कड़वी जबान बोलता है तो, और हर शब्द हम लोगों को कटु लगता है, तीखा लगता है। आपका अनुभव क्या है? क्या गुजरात के नेता बाकी नेताओं की तुलना में गुजरात की अस्मिता का ध्यान रखते हैं? देखिए रौनक भाई, मैं 2 चुनाव इसके पहले कवर करके आया हूँ, एक बंगाल का चुनाव और एक यूपी का चुनाव। तो जो बंगाल में देखा, जो यूपी में देखा, ये मैं दावे से कहता हूं कि गुजरात में उतनी उस रेशियो में बयानबाजी नहीं है जितनी यूपी में मैंने बयानबाजी देखी, वो अनुपात में यहां पर नहीं है, या दिल्ली के चुनाव में जो हुआ था। लेकिन है, ऐसा भी नहीं कि नहीं है। और आपने जो बात कही गुजरात की अस्मिता के मुताबिक तो ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए थी। ये बापू का देश है, यहां गुजरात ने भारत को नहीं बल्कि दुनिया को बापू की बातें सुनकर के मार्टिन लूथर किंग से लेकर के नेल्सन मंडेला तक पूरी दुनिया में क्रांति की है, जहां से वहां पर। अब मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं, यहां के 2 ऐसे मैंने इंटरव्यू किए एबीपी न्यूज पर, मधुसूदन मिस्त्री का, उन्होंने नरेंद्र मोदी की औकात बताने की बात कही, बड़ा बवाल हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। अभी मनोज तिवारी जो बीजेपी के हैं, देखिए मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के हैं, आप कोई कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि एक पार्टी बोल रही दूसरी चुप है। मनोज तिवारी ने कल मेरे इंटरव्यू में उन्होंने बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल के लिए कि उनको जनता इस तरह पीटेगी, उनकी आंख फोड़ देगी, उनका हाथ तोड़ देगी, दांत तोड़ देगी, उसको लेकर के बात चली गई इलेक्शन कमीशन तक। तो ये बापू के, मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो हालत नहीं है जो यूपी में थी, वो हालत नहीं है जो बंगाल और दिल्ली में थी, लेकिन बापू के राज्य में इतनी हालत जो ये दिख रही है, गोधरा में भी हमने देखा, वहां भड़काऊ बयान दिए गए। ये क्या, ये यहां की तासीर है क्या? ये वाकई एक बड़ी बहस का विषय है कि अगर गुजरात में ये होगा, या गुजरात में अगर इसका अनुपात बढ़ेगा, तो इसका पूरे देश में क्या असर पड़ेगा और क्या मैसेज जाएगा यहां से। हालांकि गुजरात में आकर अरविंद केजरीवाल कौरवों की सेना बता चुके हैं बीजेपी को, बीजेपी के लीडर्स केजरीवाल को सांप और नाक तक बोल चुके हैं, यह भी सच्चाई है और एक खतरे की घंटी है। रूबिका जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि देखिए, धर्म की बात होती है, जब चुनाव आता है तो धर्म की बात होती है। मुझे जो सूचना मिली है उसके हिसाब से बीजेपी का कल संकल्प पत्र घोषित हो रहा है। मुझे पक्का भरोसा है, मेरा तर्क भी है, मेरे सूत्रों से मिली जानकारी भी है कि कल यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, क्योंकि कमेटी बनाई है, ये आएगा कि जो भी कमेटी के सुझाव आएंगे उनको मान्य रख के उसको लागू किया जाएगा। आपको लग रहा है चुनाव आता है और इस प्रकार की बातें शुरू हो जाती है, मंदिर मस्जिद की बात हो जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो जाती है। मैंने कहता हूं कि लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लेकिन चुनाव के महीने में क्यों? ये सवाल आपका जायज़ हो सकता है, और उन तमाम नेताओं से जो ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, कुल मिलाकर रौनक भाई वो अपने लिए पिच तैयार करते हैं। अब उस पिच पर कौन आकर खेलता है, ये अगर आप और मैं समझ जाएंगे तब तो ये चुनाव बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन जो नहीं समझ पाते हैं वो उस पिच पर जाते हैं, उस पिच पर खेलते हैं, और फिर जो आज आपका मुद्दा है ना कि वाकई जो अहम मुद्दे हैं वो खो गए हैं, और वो खो भी जाते हैं। अब आप धर्म की बात कर रहे हैं, आज हमने शंकर सिंह वाघेला से बाकायदा जब हम बात कर रहे थे, बहुत पुराने नेता हैं, मतलब 1940 पहले जन्मे हैं, उन्होंने तो हर किस्म की राजनीति देखी है, लेकिन वो खुद भी भटके, आज वो खुद धर्म पर आए। राम मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि राम टाट में रहें या मंदिर में रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है, और उस पर हमारी लंबी बहस भी हुई, लेकिन वो मुद्दा बना। और उसके बाद बीजेपी मैदान में आई, उन्होंने कहा कि ये आस्था पर चोट है, ये तो चाहते ही हैं, ये कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है बैटिंग कर रहे हैं, अपने बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अब कांग्रेस को इस पर जवाब देना होगा। तो धर्म अब केंद्र में आ गया है। जाति, अगर मैं गुजरात की जाति पर आना चाहूँ रौनक भाई, तो यहाँ देखिए ना, आपने विकास से पूछा, आपने अभिषेक से पूछा, आपने मनोज्ञा से पूछा, पटेल वर्सेस पटेल, ठाकुर वर्सेस ठाकुर, कोली समाज का अगर कोई है तो दूसरा कोली समाज का सामने उतार दिया जाएगा, और ये चीज़ आपको हर सीट पर नजर आएगी। अगर मुस्लिम मतदाता हैं, जैसे जमालपुर की बात अभी कर रहे थे, तो एक मुस्लिम कैंडिडेट के विरुद्ध एक मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारा जाएगा। क्यों? क्योंकि जनता भी उस लिहाज से वोट करती है और पार्टियों को इस तरीके की वोटिंग सूट करती है। तो ये गिव एंड टेक रौनक भाई, कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, दोनों तरफ से हो रहा है। अपराधीकरण अगर आप कहें तो वो अपराधी, अगर उसे टिकट मिल रही है तो जिता कौन रहा है?
वोटर ही जिता रहा है। तो ये दोनों तरफ से ये टू वे कम्युनिकेशन है। पार्टियों को इसमें आनंद आ जाता है, जनता भोली मासूम जो है इसमें फंस जाती है, पिस जाती है, और ये विशियस सर्कल जो है वो लगातार चलता ही रहता है, निरंतर चलता रहता है। ક્યારે હકીકત એ છે કે મતદાતા હોમવર્ક કરી નથી શકતો અને આ નેતાઓ ચૂંટણી જીતવા માટે હોમવર્ક કરે છે, એટલું જ નહીં કાપલીઓ પણ બનાવે છે, એટલે કે શોર્ટકટ અપનાવે છે અને એ જ જીતવા માટે અનેક નેતાઓને બીજેપીએ પોતાના પક્ષમાં સામેલ કર્યા છે। જો કે બીજેપીના બાગી પહેલીવાર આ ચૂંટણીમાં ઉતરી રહ્યા છે, ત્યારે વડોદરા પરંપરાગત રીતે જોઈએ તો બીજેપીનો ગઢ, પરંતુ અહીંયા પણ 3 બેઠકો પર બગાવત થઈ છે, 1 ડઝન કરતાં વધુ જગ્યાએ બગાવત થઈ છે। ત્યારે વડોદરામાં આ ચૂંટણી કઈ તરફ જઈ રહી છે, કારણ કે બીજા ફેઝમાં મતદાન થવાનું છે। લોરેન્સ પરમાર સાથે વાત કરી લઈએ। લોરેન્સ, વડોદરાની શું સ્થિતિ છે અને બાગી નેતાઓ કોને નુકસાન કરશે? જી રોનકજી, વાત કરીએ તો વડોદરા શહેર જિલ્લાની 10 જે વિધાનસભા બેઠક છે તેની અંદર 2017માં 9 બેઠકો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મળી હતી, તો 1 બેઠક પાદરામાં કોંગ્રેસ વિજયી થઈ હતી। 2022 વિધાનસભાની વાત કરીએ તો ચિત્ર બદલાઈ રહ્યું છે, એટલા માટે કે 3 દિગ્ગજ નેતા અને પૂર્વ ધારાસભ્યો તેમને જે ટિકિટ નથી મળી અને તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક તેમણે બળવો કર્યો હતો। તેમાં વાઘોડિયાના 6 ટર્મથી જે ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા મધુ શ્રીવાસ્તવે અપક્ષ દાવેદારી કરી છે, તો પાદરામાંથી પણ દીનુ મામાએ અપક્ષ દાવેદારી કરી છે। તો સાથે ત્રીજી બેઠકની વાત કરીએ તો કરજણમાં જે સતીશ પટેલ કોંગ્રેસમાંથી અથવા અપક્ષમાંથી લડીશ વાત કરી હતી, પરંતુ છેલ્લી મિનિટોમાં તેઓ માની ગયા હતા। વાત કરીએ ડભોઈ વિધાનસભાની તો 2017માં શૈલેષ મહેતાને વડોદરાથી ડભોઈમાં જે ટિકિટ આપી હતી તેઓ પાતળી સરસા એટલે કે 2800 મતથી જીતા હતા। ત્યારે પૂર્વ ધારાસભ્ય બાલકૃષ્ણ ડોલારે તેમને સહયોગ કર્યો હતો। આ વખતે બાલકૃષ્ણ જે ડોલાર છે તેમણે ટિકિટની માંગ કરી હતી, પરંતુ ટિકિટ ન મળતા તેમણે કોંગ્રેસનું દામન થામી અને કોંગ્રેસમાંથી તેઓ હવે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે। એટલે કુલ મળીને વાત કરીએ તો જે રીતે અહીંયા ડભોઈ સાથે પાદરા અને વાઘોડિયા બેઠક, આ 3 બેઠકોની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના જ કહી શકાય કે જે પૂર્વ સભ્ય રહી ચૂક્યા હતા તે લોકો હવે ચૂંટણી લડશે। એટલે ચિત્ર બદલાવાની અહીંયા શક્યતાને નકારી ન શકાય। મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ લઈ અને પોલિટિકલ પાર્ટીઓ એટલે કે ભાજપ હોય, કોંગ્રેસ, આપ હોય, કોઈ પણ લોકો સુધી નથી પહોંચતા અને તેને લઈને મતદારો ક્યાંક ને ક્યાંક મતપેટી સુધી પહોંચે ત્યારે તેમનો મિજાજ શું છે તેની ઉપર આગામી 2022 વિધાનસભાની વડોદરાની 10 બેઠકોનું ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ શકે છે। જી रोनक मतदाता सारी रीते जानता हो, समझता हो। अभिषेक भाई, मुझे आपसे यही जानना है, आपका आकलन क्या रहा है? देखिए बीजेपी में तो पहली बार बगावत हुई, ये जो बागी खड़े रहते हैं वो सबक सिखाने के लिए खड़े रहते हैं या किसी के वोट तोड़ने के लिए खड़े रहते हैं? ऐसे ही कई निर्दलीय या तो डमी उम्मीदवार भी होते हैं, फर्जी उम्मीदवार भी, कैंडिडेट भी होते हैं, उनकी मंशा क्या रहती है? देखिए, 2 तरह की बातें हैं रोनक भाई। एक तो बीजेपी में आप ये ठीक कह रहे हैं, ये मैं भी अनुभव कर रहा हूं कि गुजरात में बीजेपी में इस तरह से बगावत के सुर उठाना और बीजेपी को कार्रवाई करनी पड़ी, नेताओं को निकालना पड़ा, बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके नेताओं को निकाला गया। और निकाला, मधु श्रीवास्तव ने बगावत कब की थी, निकाला कब गया, ये जो बीच का अंतराल है ये बताता है कि कितनी कोशिशें की बीजेपी ने, लेकिन नहीं उनको रोक पाई। उसके बाद उनको कईयों को और निकाला गया। देखिए, 2 तरह की बगावत है, एक वो बगावत जो दिख रही है, जो छोड़ दिए हैं पार्टी। दूसरी बगावत वो ज्यादा खतरनाक है, जो बीजेपी के अंदर बने हुए हैं लेकिन अंदर से बहुत ही नाखुश हैं। वो उनके प्रचार में दिख रहा है, वो उनके कनेक्शन में दिख रहा है, वो उनके इंतजार में दिख रहा है। जय व्यास का जो जिक्र है हम पहले भी करते आए हैं, वो आज कहां पर हैं, वो कितना असर डालेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं, तो असर इनका निश्चित तौर पर पड़ता है और वहां ज्यादा पड़ता है जहां लड़ाई कांटे की है। मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको, यहां की जो बापू नगर की सीट है, वहां पर आप सोचिए 29 उम्मीदवार, एक सीट पर 29 उम्मीदवार। और पिछली बार वो सीट कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी 1990 से काबिज है, कांग्रेस ने वो सीट जीत ली। अब वहां पर 29 उम्मीदवार हो गए हैं। अब वो 29 उम्मीदवार वहां पर वोट काटेंगे, चूंकि लड़ाई कांटे की है। अब वो जब वोट काटेंगे तो वहां पर उसके फैसले पर असर पड़ सकता है, और इसीलिए बहुत ही नाजुक है ये बगावत का जो मुद्दा है इस चुनाव में। क्या रूबिका आपके पास आऊँ, उसके पहले अहमदाबाद की बात कर लेता हूँ। अहमदाबाद સૌથી મોટું શહેર, અમદાવાદ એક સમયનું માન્ચેસ્ટર। અમદાવાદમાં રાજનીતિ કઈ તરફ જઈ રહી છે,
શું અમદાવાદની અંદર મુદ્દા ઉઠાવાઈ રહ્યા છે? આજ જાણીશું હિરેન રાજગુરુ સાથે. હિરેન, અમદાવાદને લઈ તમારું શું આકલન? બિલકુલ રોનકભાઈ, બીજા તબક્કાની અંદર મતદાન અમદાવાદની અંદર ચોક્કસથી છે, પરંતુ પ્રચાર અત્યારે એટલો જ તેજ છે જેટલો પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર પ્રચાર તેજ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી અને ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ બંને પક્ષોના આગેવાન અને ઉમેદવાર એટલો જ તેજ પ્રચાર કરી રહ્યા છે. અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો અમદાવાદ શહેરની 4 બેઠક અત્યારે કોંગ્રેસ હસ્તક છે. એ પૈકીની 3 બેઠકો એવી છે કે ઘણા લાંબા સમયથી, એટલે કે 2 ટર્મ અને 2 ટર્મ ઉપરથી કોંગ્રેસ હસ્તક છે. દરિયાપુર બેઠક, દાણી લીમડા બેઠક, જમાલપુર ખાડિયા બેઠક. ગયા વખતે બાપુનગરની બેઠક પણ કોંગ્રેસને મળી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલી ચોક્કસથી પ્રયાસો કરી રહી છે કે આ બેઠકો પણ ભાજપને મળે અને ભાજપ સમગ્ર અમદાવાદ શહેરની તમામ બેઠકો ઉપર કમળ ખીલાવી શકે. પરંતુ સામે કોંગ્રેસ પણ પોતાની આ જે બેઠકો છે એ બેઠકો જાળવી રાખવા એટલી જ મહેનત કરી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત એક બીજી બેઠક જે અમરાઈવાડીની છે, પેટા ચૂંટણી થઈ હતી, તેની અંદર ચોક્કસથી ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતી હતી, પરંતુ કોંગ્રેસે મજબૂત ટક્કર આપી હતી અને એ જ ઉમેદવારને કોંગ્રેસે આ વખતે પણ મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. એટલે અમરાઈવાડી બેઠક એવી છે કે જ્યાં સરપ્રાઇઝિંગ રિઝલ્ટ પણ આવી શકે છે. ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો કોંગ્રેસના ઉમેદવારો ચોક્કસથી આ વખતે ખૂબ જ મહેનત કરી રહ્યા છે, ખૂબ જ પ્રયાસ પણ કરી રહ્યા છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી શહેરોની અંદર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, અમદાવાદ શહેરની અંદર પણ પ્રભુત્વ ધરાવે છે. આમ છતાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ આ વખતે ઓવર કોન્ફિડન્સમાં નથી. એ પણ પૂરેપૂરો દમ લગાવી રહ્યો છે એના માટે કે તેઓ સમગ્ર અમદાવાદની બેઠકો જીતે, જ્યારે કોંગ્રેસ એ પોતાની બેઠક જાળવી રાખે, આ ઉપરાંત કેટલીક બેઠકો વધારામાં મેળવે તેના પ્રયાસો પણ કરી રહ્યું છે. જી રોનક. હિરેન, આપનો ખૂબ આભાર. રૂबिका, एक बात जाननी थी क्योंकि आप गांधीनगर भी गई, अहमदाबाद भी देखिए. गांधीनगर में अल्पेश ठाकुर है, अहमदाबाद के पास में विरमगाम में हार्दिक पटेल है. ये दोनों वो लीडर हैं जो 2017 में कांग्रेस जिंदाबाद बीजेपी मुर्दाबाद करते थे. हालांकि अल्पेश ने तो बीच में उपचुनाव लड़ा तो सीख भी लिया होगा बीजेपी जिंदाबाद, लेकिन शायद हार्दिक अभी अभी जुड़े हैं तो उनको बीजेपी जिंदाबाद उसकी जगह पे पुराने डायलॉग याद आते होंगे. आपको क्या लग रहा है, जिस प्रकार के बागी लोग थे, जिस प्रकार की बातें करते थे हार्दिक या अल्पेश हो, खास करके हार्दिक, आपको लग रहा है कि मतदाता जो है वो उनकी बातों में अब आ सकता है, उनको देखकर वोट करेगा या कमल के फूल को देखकर वोट करेगा? मैंने जैसा आपको बताया कि इस वक्त जो है वो मोदी वर्सेस ऑल यहाँ गुजरात की जमीन पर दिखाई दे रहा है. अब जो मोदी की टीम में आ गया, हम तो अक्सर ये कहते हैं कि ये क्या वो वाली गंगा है कि इसमें जिसने हाथ धोए वो बिल्कुल साफ सुथरा हो गया. वैसे वोटर के लिहाज से आप देखेंगे तो ऐसा ही होता है. अगर वो अल्पेश ठाकुर की बात कर लीजिए, हार्दिक पटेल की, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए अपने पुराने तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं उनको डिफेंड करना, और वो परेशान भी हो जाते हैं इस बात को लेकर जब आप उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप तो हिटलर कहा करते थे, आप तो तरह तरह के तानाशाह जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, आप तो हाय हाय के नारे लगाया करते थे, लेकिन अब आप मोदी के साथ जुड़ चुके हैं या बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं तो किसी तरह का कोई बदलाव आप देखते हैं तो वो फौरन ये आ जाते हैं कि नहीं, हम तो जनता के लिए आए हैं, जनता के लिए काम तभी कर पाएंगे जब जीतेंगे. और कांग्रेस क्या ये काम कर पा रही है, वो हमसे ये सवाल पूछते हैं. तो आप बताइए क्या कांग्रेस वो काम कर पा रही है? और जब आप ये कहते हैं कि नहीं वो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है राहुल गांधी की, और जब आप ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं और अभी तक कोई बड़ा लीडर यहाँ गुजरात में नहीं आया है, तो फिर कहते हैं ऑप्शन क्या? और इसीलिए वो बीजेपी का दामन थामकर, बीजेपी के शील्ड का इस्तेमाल करके रौनक भाई वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं. 11,60,000 के आसपास मेरे ख्याल से युवा वोटर्स हैं. अब उन युवा वोटर्स की तरफ से अगर आप कहें कि एक युवा को आप मत डालना चाहेंगे तो वो यही कहेगा कि अगर वो मोदी की टीम का है तो कोशिश की जा सकती है, क्योंकि वो युवाओं पर भरोसा जताने की कोशिश कर रहे हैं. क्या राहुल गांधी एक युवा के तौर पर आप उनके साथ जाना चाहेंगे? तो वो बगले जो हैं वो झांकने लगते हैं. और ये मैं वोटर्स के लिहाज से आपको बता रही हूँ, जो जनता के बीच में जाकर मैंने बात की है. तो चाहे वो हार्दिक पटेल हो या अल्पेश ठाकुर हो, दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत शानदार तरीके से जंप भी मार चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से वो उस अटायर में जिसे कहते हैं ना, उस लिबास में अपने आप को ढाल चुके हैं. और अब वो ऐसा दिखाते भी नहीं है कि वो कभी वैसे हुआ करते थे.
आप हार्दिक पटेल की बात कर लीजिए। जब मैंने उनसे कहा कि आपने तो पूरी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, पटेलों को लेकर, पाटीदारों को लेकर, तो उन्होंने कहा मैंने मोदी के खिलाफ आंदोलन नहीं किया था, मैंने मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। अब इस सरकार में कोई भी हो सकता था, कांग्रेस भी हो सकती थी, कोई और पार्टी भी हो सकती थी। मैंने अपने पाटीदारों के लिए, देखिए बहुत खूबसूरती से वो जातिवाद लाते हैं, अपने पाटीदारों के लिए सरकार के खिलाफ ये आंदोलन किया और अपने पाटीदारों को मैंने वो हक दिला दिया। और अब बात खत्म, अब वो नफरत भी खत्म हो गई, अब हम सेम पेज पर आ गए। अब तो मैं उनकी साइड से बैटिंग कर रहा हूं। अल्पेश ठाकुर थोड़ा सा सॉफ्ट नजर आते हैं। जितना स्ट्रांग हार्दिक पटेल अटैक करते हैं राहुल गांधी पर, उतना अल्पेश ठाकुर करते हुए दिखाई नहीं देते। उनसे जब पूछिए कि राहुल गांधी को आप कैसा नेता मानते हैं, तो वो ये कहते हैं छोड़िए पुरानी बात हो गई। वो अभी भी सेटल होने की कोशिश, रौनक भाई, दिख रहा है, कर रहे हैं। અત્યાર સુધી કયા મુદ્દા રહ્યા છવાયેલા તેની આપણે ચર્ચા કરી, વિશ્લેષણ કર્યું। હવે માત્ર 5 દિવસ બચ્યા છે અને આપણે તમામ લોકો જાણીએ છીએ પડદા પાછળ કેવા ખેલ થવાના છે, છેલ્લા 2 દિવસમાં શું ખેલ થવાના છે। આપની ચેનલ એબીપી અસ્મિતા સતત એ 2 દિવસ સુધી મોનિટરિંગ કરતું રહેશે અને અમે પ્રયાસ કરીશું જ્યાં પણ ખોટું થતું હોય તેને ડંકાની ચોટ ઉપર, કોઈ સ્ટિંગ ઓપરેશનથી નહીં, સામે લાવવાનું। આપ તમામને યાદ હશે, થોડાક દિવસ પહેલાં મેં કહ્યું હતું કે મારા ગુજરાતમાં મતદાતાને ખરીદવા માટે જો કોઈ દારૂ કે રૂપિયા વેચતું હશે ને, તો અડધી રાત્રે અમે એ શૂટિંગ કરીને ચેનલ ફરી એકવાર શરૂ કરીને નવું બુલેટિનમાં બતાવીશું। હું આજે ફરીથી ભરોસો આપું છું, કોઈએ પણ મારા ગુજરાતના મતદાતાને ખરીદવા, ભરમાવા આ પ્રકારનો પ્રયાસ પણ કર્યો ને, તો આપની ચેનલ, ફરી એકવાર કહું છું, અડધી રાત્રે પણ એ કાળો કારોબાર કરનારનો ચહેરો, એનું પાપ ઉજાગર કરશે।